तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अब तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीख लिया है और उसके साथ साथ सॉलिड एंगल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनसे फ्लक्स के जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको भी हमने देख लिया। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे, उनके सॉल्यूशंस एक बार देख लेते हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने जो क्यूब वाली प्रॉब्लम्स में ले रहा था तो उसमें पहले मैंने कॉर्नर पे चार्ज रखा था, फिर मैंने जो फेस सेंटर है, फेस किसी एक फेस का सेंटर है वहाँ पे चार्ज रखा था, और अब के बार मैं चार्ज यहाँ पे रख रहा हूँ इसमें किसी एज के सेंटर पे। और उसके बाद आपसे पूछा गया था कि फाई थ्रू द क्यूब क्या होगा और हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना था। तो अगर मुझे फाई थ्रू द क्यूब निकालना है तो जनरली हमें सिमेट्री क्रिएट करनी होती है, और सिमेट्री क्रिएट करके अगर हम कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम सिमेट्री से फ्लक्स को डिवाइड कर पाएँ तो हम फ्लक्स का आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं थ्री वाला जो प्लेन है यहाँ पर, ये थ्री, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो उस प्लेन में आप देखोगे कि आधा नीचे होगा और आधा ऊपर होगा ये चार्ज। तो मुझे इसको पूरा कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा ये क्यूब है वैसा एक क्यूब इधर सामने रख देना होगा। उसके बाद ये पूरा आधा कवर हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ पार्ट इसका इधर बाहर की तरफ होगा। फिर उसके बाद में जो हाफ हेमिस्फेयर जो बच गया यहाँ पर इसका, उसको कवर करने के लिए तो जो मैंने यहाँ पे रखा होगा उसके ऊपर एक क्यूब, और जो ये जो है इसके ऊपर एक क्यूब यहाँ रखना होगा, जिससे कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 4 क्यूब्स लग रहे हैं मेरे को इसको कम्प्लीटली कवर करने में, और 4 क्यूब्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे इसके लिए। तो इससे जो फ्लक्स इससे गुजर रहा होगा वो हो जाएगा Q/4। तो क्यूब से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसका आंसर हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हर एक फेज से कितना कितना यहाँ पर गुजर रहा है, तो अगर मैं इससे कैलकुलेट करना चाहूँ कि ये कितना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब आप देखोगे कि 3 और 5, तो 3 और 5 में तो यहाँ पर ये आ ही रहा है, तो 3 और 5 से तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो 5 3 और 5 5 यहाँ पर इक्वल होंगे, और इनसे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा 0 के बराबर। तो उसके बाद बाकी के जो फेसेस हैं वो हैं 1 2 4 एंड 6। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, जिस तरीके से इधर की तरफ 1 है वैसी डिस्टेंसेस 2 की भी हैं, 2 और 1 इसके अबाउट सिमेट्रिक हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 और 2 से फ्लक्स इक्वल होंगे। इसके बाद में आगे अब आप देख सकते हो जो 4 वाला फेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, 4 और उसी तरीके का 6 है, तो 4 और 6 जो है बिल्कुल एक जैसे होंगे इसके लिए। तो इस चार्ज के लिए इनको इमेजिन करने का एक अच्छा तरीका होगा, आप रूम में बैठ करके इसको इमेजिन कर लो। वहाँ पर एक कोई आप एक एज ले लो, उस एज पे चार्ज को रख करके उसके अबाउट आप सिमेट्री देखने की कोशिश करो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स किस तरीके से पोजिशनड हैं, वो किस तरीके से सिमेट्रिक हैं। तो 1 और 2 डेफिनेटली सिमेट्रिक, 3 एंड 5 से ऑलरेडी हमने बोल दिया कि फ्लक्स 0 होगा। अब आप देखते हो कि जब यहाँ पर ये 5 को पकड़ करके आप जब 4 तक आते हो तो कुछ इतना चलना पड़ता है यहाँ पर। इसी तरीके से 6 के लिए भी आप 3 को पकड़ते हुए 6 तक पहुँचते हो यहाँ पे, तो कुछ उस तरीके का वैसे चलना पड़ेगा। तो जैसा 4 वाला फेस है बिल्कुल वैसा का वैसा 6 वाला फेस है यहाँ पर। तो 4 और 6 से ये फ्लक्स बराबर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके से पोजिशनड है। तो 1 और 2 जो फेसेस हैं उनका इस चार्ज के रेस्पेक्ट में पोजिशन, और 4 और 6 जो है उसका इस चार्ज के रेस्पेक्ट में पोजिशन थोड़ा अलग अलग तरीके का है। तो क्योंकि अब यहाँ पर ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, लेकिन आपस में बराबर नहीं हुए, तो मैं जो बचा हुआ फ्लक्स है उसको 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो फ्लक्स है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, इन सभी में इनका तो डेफिनेटली 0 हो गया यहाँ पर ये। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूज़न इसमें निकाल पाएंगे कि कहाँ से इक्वल है, कहाँ से इक्वल नहीं है, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि फ्लक्स होगा कितना। वी कैन ओनली टेल व्हाट इज़ द टोटल फ्लक्स। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये ट्रायंगुलर टाइप का एरिया था एक्स वाई प्लेन में। इसमें ये पॉइंट है A00 और ये जो पॉइंट है वो 0A0 है। चार्ज को रखा गया A0A पर, तो इस पॉइंट पे चार्ज को रखा गया। उसके बाद में फ्लक्स इस ट्रायंगुलर एरिया से पूछा जा रहा है। तो इसमें आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि चार्ज कहाँ रखा गया होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट A के बराबर यानी कि ऐसे, और उसके बाद में ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर इस तरीके से ऊपर आते हुए। तो यहाँ कहीं पे इस चार्ज को रखा गया है, और आप अगर इमेजिन कर पाओ तो इसमें एक अगर आप क्यूब फॉर्म कर लो, सपोज लेट्स से कुछ इस तरीके का क्यूब अगर है, दिस इज़ द क्यूब। उसमें अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और सपोज़ ये वाई एक्सिस है, तो आपको ये इमेजिन हो जाएगा इसमें, अगर ये साइड ए लेते हैं तो ये इमेजिन हो जाना चाहिए कि ये जो फेस है इस फेस की बात हो रही है, ये जो ट्राइंगल इस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर इसमें, और जो चार्ज है वो चार्ज एक तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और जब कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रखा होता है तो इसके लिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि
इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना गुजरता है, तो क्यूब से टोटल फ्लक्स गुजरता है Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स होता है। इस फ्लक्स का अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये जो फेस है, ये जो फेस है और जो सामने वाला फेस है, इससे फ्लक्स जीरो हो जाता है और बाकी से आप 1/3 कर देते हो। तो 1/3 कर देते हैं तो ये जो पूरा फेस है, इस पूरे फेस से कितना गुजरेगा, Q/24। और आप देख सकते हो कि अब इंडिविजुअली आप इस फेस में भी आपने यहाँ पर आधा आधा डिवाइड कर दिया इसको। आधा डिवाइड करना इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड कि आधा हो जाएगा फ्लक्स यहाँ पे। आप ये देखो कि इस चार्ज के लिए जैसा ये ट्रायंगुलर फेस है वैसा ये वाला ट्रायंगुलर फेस होगा। ये दोनों ट्रायंगुलर फेस बिल्कुल एक जैसे होंगे अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज। ये चार्ज इनको बिल्कुल एक जैसा देखता है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे फेस से मेरे को पता है कि कितना गुजरेगा Q डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद में आप इजीली हाफ ऑफ कर सकते हो, इससे Q/48, इससे Q/48। तो जो हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, दैट विल बी Q डिवाइड बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। तो इस लेक्चर में अब आगे यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे जो इन जनरल हमें देखने को मिलते हैं उन एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं टू फाइंड द फ्लक्स, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं जहाँ पे हमने फ्लक्स की कैलकुलेशन करी है यूजिंग गॉस लॉ। उसके बाद में जो अगला एप्लीकेशन है इसका, जिसको अभी हम देखेंगे, टू प्रूव सम प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए, कंडक्टर्स की और डिटेल में जाने के लिए भी गॉस लॉ का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सटेंसिव तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे और वो होगी टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ का यूज़ करके वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्सेज। तो ये मेजर एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें जनरली देखने को मिलते हैं। और अब जो इसमें पहला एप्लीकेशन है, ऑलरेडी इसके कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली अब इसके ऊपर आता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर था, उस लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट में कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार मैं यहाँ पे पहले से लिख रहा हूँ और उन्हीं पर बेस्ड हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ डराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो इसमें जो नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी देख रखी है इन द प्रीवियस चैप्टर, जो गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले का चैप्टर था उसमें। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर इन द मटेरियल। यानी जो मटेरियल होता है कंडक्टिंग मटेरियल, उस कंडक्टिंग मटेरियल में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जितने भी चार्जेस हों, चाहे वो कंडक्टर का खुद का चार्ज हो, बाहर के चार्ज हो, कुछ भी हो, वो सारा मिला जुला करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो जीरो रहेगा। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चलना फिरना बंद कर देते हैं, उनका कोई ड्रिफ्ट नहीं होता, उनकी वेलोसिटीज जीरो हो जाती हैं, रुक जाते हैं, दैट इज़ स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर में, वो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पर भी मटेरियल है, अगर कहीं पे अंदर खाली जगह है, कैविटी, उसके हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मटेरियल के, कि जहाँ पर भी कंडक्टर का मटेरियल है उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बाद में जो हम इलेक्ट्रिक करंट और इनकी बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टाइप की सिचुएशन होगी, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो डायनेमिक सिचुएशन होती है, उसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बना रहता है, जिसका फॉर्मूला भी होता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सेकेंड, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल बॉडी, ये भी हमने देखा हुआ है। इक्विपोटेंशियल बॉडी, इट्स सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे यहाँ पर ये इसके सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पूरे बॉडी में कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अगर पूरे बॉडी में कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv भी जीरो हो जाएगा। dv जीरो होने का मतलब कि v कांस्टेंट हो जाएगा। तो पूरी बॉडी के लिए जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इक्विपोटेंशियल बॉडी। थर्ड पॉइंट इज, ये भी हमने देखा हुआ है पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा, सरफेस पे, और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देन इट मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर सरफेस, आउटर सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ़ एग्जिस्ट, देन इट मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल क्यों होना जरूरी है, इसका लॉजिक एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमने ऑलरेडी इस चीज़ को देख रखा है। तो लेट अस रिपीट दैट। सपोज ये कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, लेट अस से इट इज़ अ कंडक्टिंग सरफेस,
और मेरा ये कहना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। जितने पॉइंट्स आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है सरफेस पे तो परपेंडिकुलर ही हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास में नहीं है। क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर ना हो करके अगर टेंजेंशियल हो जाए, सपोज लेट्स से या टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की डायरेक्शन में है, तो मुझे दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है और इसके अगर मैं दो कंपोनेंट्स कर लूँ, वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अदर इज अलोंग द सरफेस, दैट इज ई टेंजेंशियल एंड ई नॉर्मल। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट करा देगा। अगर सिर्फ नॉर्मल होगा तब तो वो सरफेस के अलोंग मूवमेंट नहीं करा पाएगा यहाँ पर इसमें। तो अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो सरफेस के अलोंग अलोंग यहाँ पर इसमें इसका मूवमेंट करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का मूवमेंट करा देगा। और इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का मूवमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए इस मटेरियल के अंदर, या सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए। अगर सरफेस के अलोंग यहाँ पर अगर ये मूवमेंट हुआ तो इसका मतलब है कि हम तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। लेकिन ये तो जो कंपोनेंट है वो तो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, यहाँ से यहाँ इधर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब इट वांट बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ टेंजेंशियल कंपोनेंट exist, then it will tend to flow the electrons, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हमेशा, तो इलेक्ट्रॉन्स along the surface and it won't be an electrostatic condition। तो फाइनली अगर हम बोल रहे हैं कि सब कुछ सेट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो गई है, तो अगर चार्जेस का चलना अगर जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो देन इट वांट बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा तो एक और चीज़ हो जाएगी यहाँ पे कि यहाँ से आप जाओगे तो डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर आ जाएगा, क्योंकि ये डी आर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर ये हर एक पॉइंट के पोटेंशियल भी डिफरेंट डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो पोटेंशियल सेम रहते हैं, उसके साथ साथ कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। सारी जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उसका जो बेसिस है, जो मेन बेसिस है वो यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। उसी से ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल एक की पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा। जो भी चीज़ आ रही है, जो मेन क्वालिटी है या जो मेन प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टर की, वो यही कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को अचीव कर लेता है। और इसी के भरोसे हम लोग ये सारी बातें करते जा रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव होती है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। और जो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर, इफ़ एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली। अगर किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाए तो वो उसके आउटर सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब है कि मटेरियल में किसी भी तरीके का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी चार्ज दिया जाएगा वो उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो इसको वैसे हम प्रूव करेंगे अभी। तो यूजिंग गॉस थ्योरम और गॉस लॉ वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो सपोज़ ये कोई भी सॉलिड कंडक्टर है और इसको मैंने चार्ज क्यू दिया, तो किसी भी तरीके से इसको चार्ज क्यू प्रोवाइड किया गया। पहले से सपोज़ ये चार्ज नहीं था कोई भी इस पर, और फिर इसको चार्ज क्यू दिया गया यहाँ पे। तो चार्ज क्यू, हमारा कहना ये है कि जो भी चार्ज हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी चार्ज इसके वॉल्यूम में, मटेरियल में नहीं रहेगा यहाँ पे। ऑल द चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ओनली। और इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो प्रूफ करने के लिए मैं गॉस लॉ का यूज़ कर रहा हूँ। और गॉस लॉ का यूज़ तभी आप कर सकते हो जो आप गॉसियन सरफेस क्रिएट करो। तो सपोज़ मैं एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट इसी के जैसी है बिल्कुल। जस्ट मैं यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ वो सरफेस के जस्ट अंदर, तो बिल्कुल सरफेस के जस्ट अंदर मैं यहाँ पर इसी की शेप का एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ। गॉसियन सरफेस हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस होती है, तो बिल्कुल एज इट इज़ एक गॉसियन सरफेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं इसे मटेरियल में ले रहा हूँ, जस्ट जो भी सरफेस है, सरफेस के जस्ट अंदर यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। तो जो रेड से दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज़ अ गॉसियन सरफेस। तो इट इज़ अ गॉसियन सरफेस एंड वेर इट इज़ लोकेटेड जस्ट inside the surface।
या जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो गॉसियन सरफेस लेने का मतलब है कि मैं इस पर गॉस लॉ यूज़ करूँगा, और जो गॉस लॉ है वो ये कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, अ क्लोज सरफेस, इज इंटीग्रल E डॉट ds, and this is also equal to Q enclosed inside this Gaussian surface divided by epsilon naught। अब जो भी गॉसियन सरफेस हमने ली है वो मटेरियल में, इट इज़ इन दी मटेरियल, और मटेरियल में हमें पता है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना तय है, यानी कि इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे मैं पैचेस लूँगा, छोटे छोटे एरियाज लूँगा इस गॉसियन सरफेस के, हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो ऑन दिस गॉसियन सरफेस GS। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो ऑन द गॉसियन सरफेस। अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर इस इंटीग्रल को जीरो होना पड़ेगा। तो दिस इंटीग्रल इज डेफिनेटली ज़ीरो। तो इसका मतलब कि फ्लक्स जीरो हो गया, इससे किसी तरीके का फ्लक्स पास नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स कैसे पास होगा। तो फ्लक्स इज ज़ीरो। फ्लक्स अगर जीरो है तो उसका सीधा रिलेशन इसके साथ में, क्यू इनक्लोज्ड के साथ में, तो इसका मतलब जो क्यू इनक्लोज्ड है वो जीरो हो गया। और मैंने बिल्कुल जस्ट अंदर यहाँ पे क्यों लिया, जिससे कि ये पूरा वॉल्यूम में पूरा मटेरियल कवर हो जाए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे बस इतने हिस्से में ले लिया होता, मान लीजिए मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस ले लिया, तो ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जीरो होगा। दिस इज इमेजिनरी सरफेस, तो मैंने कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया, उसके अंदर कंडक्टर का इतना वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से अगेन मैं बोलूँगा कि फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा तो मैं बोलूँगा कि ये जितना वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई बोल सकता है कि ठीक है इस वॉल्यूम में होगा। तो इतना लेने में डिसएडवांटेज बस इतना ही है कि कोई बोल सकता है कि ठीक है इस वॉल्यूम के अंदर नहीं है तो इस वॉल्यूम के अंदर हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने उस सारे कन्फ्यूज़न को ही दूर कर दिया। और जो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे लिया है वो जस्ट सरफेस के बगल में यहाँ पे ले लिया, तो हमारा काम भी हो गया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया और हमने पूरे वॉल्यूम को यहाँ पर कवर कर रखा है। तो इसका मतलब जो सारा चार्ज है वो गया कहाँ, तो वो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो ये जो थिन लेयर दिख रही है, सरफेस का मतलब ही क्या होता है, थिन लेयर जो कुछ 10 to 15 मॉलिकुलर डायमीटर थिकनेस के बराबर होती होगी, तो बहुत ही एक छोटी सी लेयर है, उसको हम सरफेस बोलते हैं। तो इस लेयर के अंदर अंदर यहाँ पर ये चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो क्यू इनक्लोज्ड जीरो, इसका मतलब कोई भी नेट चार्ज अंदर नहीं है, नो नेट चार्ज इन द वॉल्यूम मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जो भी आपने चार्ज दिया है वो चार्ज गया कहाँ, तो वो चार्ज सरफेस पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि चार्ज तो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा ही, नेट चार्ज कहीं ना कहीं रहेगा। तो वॉल्यूम के अंदर किसी भी तरीके का नेट चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है वो हमारा कंसर्न नहीं है, और दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म टाइप का ही होगा क्योंकि मैंने कोई रैंडम टाइप का सरफेस ले रखा है, तो इट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिकली बारे में मेरे को बताना है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के बारे में अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं देखने वाले हैं। तो ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो मटेरियल के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑरिजिनेट होती हैं, तो वहाँ से लाइन ऑरिजिनेट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट होंगी और फिर वो यहाँ से चल पड़ेंगे ऑरिजिनेट होकर के। और जो चीज़ें हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी चाहिए ढंग से वो ये है कि सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है यहाँ पर अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो फॉर कंडक्टिंग बॉडी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट आउटर सरफेस ओनली, सिर्फ आउटर सरफेस पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, और जब ये यहाँ से निकलेगा तो परपेंडिकुलर निकलेगा सरफेस के। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चार्ज से रिलेटेड एक अगला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज ये है तो कंडक्टर लेकिन कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, इसका ये जो पार्ट है इस पार्ट में से जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, दिस इज़ अ कैविटी। इसका मतलब ये वैक्यूम है या कंडक्टिंग मटेरियल तो यहाँ पर नहीं है, वैक्यूम है, इट इज़ वैक्यूम। तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है, वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, कैविटी है यहाँ पर इसमें, और कंडक्टिंग मटेरियल का प्रेजेंस इस हिस्से में यहाँ पर नहीं है। और सपोज़ आपने ऐसे मटेरियल को या इस तरह के कंडक्टर को आपने चार्ज यहाँ पर दिया,
अब आपको देखना है कि जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि हमेशा हम सरफेस की बात करते हैं कि मटेरियल के अंदर कुछ नहीं होगा, मटेरियल के अंदर कुछ नहीं होगा, सरफेस पे होगा। लेकिन सरफेसेस तो यहाँ पर आप ये इनर सरफेस बोल सकते हो कि दिस इज़ इनर सरफेस, और इसको आप आउटर सरफेस बोल सकते हो। और अब कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है आप उसको देखो। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अब किस तरीके से होगा, तो उसके लिए आप वापस से क्या करो कि एक इस तरह की गॉसियन सरफेस बना लो। यू जस्ट क्रिएट अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस, जो कि सरफेस के जस्ट अंदर हो और एक तरीके से वॉल्यूम में हो, मटेरियल में हो, मटेरियल के अंदर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हो, जिस तरीके से हमने प्रीवियस केस में लिया एग्जैक्टली वैसे ही। तो एक गॉसियन सरफेस हमने लिया, और क्योंकि हमने इसे मटेरियल में लिया है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना यहाँ पर तय है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर एक पॉइंट पे जीरो होना ही होना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे जीरो होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस को नाम देता हूँ यहाँ पे, सपोज ये एस सरफेस है, तो फॉर एस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, सारा ये सब पूछा जाए क्यों एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स हो गया, और ई हर जगह पे जीरो हो गया। कहीं जीरो होता कहीं जीरो नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन ये तो हर जगह पे ही जीरो है। तो अगर हर जगह जीरो है तो इस इंटीग्रेशन को जीरो होना ही पड़ेगा, और ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड जीरो हो गया। इसका मतलब ये तो तय है कि कोई भी नेट चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर कहीं पर भी नहीं रह सकता, चाहे वो सरफेस, ये वाले सरफेस हो, इनर सरफेस हो, ये मटेरियल हो, अंदर किसी भी तरीके का नेट चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इसका मतलब जो भी नेट चार्ज दिया गया है इसको, वो नेट चार्ज कहाँ पे रहेगा, वो सारा का सारा नेट चार्ज यहाँ पर इसके सरफेस पे ही रहेगा। मैं यहाँ पर हमेशा क्या मान के चल रहा हूँ कि पहले से ये न्यूट्रल था, इट वाज न्यूट्रल इनिशियली, और हमने इसको बाहर से ला करके ये चार्ज दिया है, और ये चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो ये जो चार्ज है वो अल्टीमेटली एटलीस्ट ये कंक्लूजन निकल जाता है इससे कि चार्ज पूरा का पूरा जो चार्ज क्यू है वो आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा in this case also. So Q will go to outer surface only, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे ही पूरा का पूरा चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि यहाँ पर कैसे प्रूफ होगा कि नहीं होगा चार्ज, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज किस तरीके से नहीं आया। एक चीज़ तो यहाँ से दिख ही रही है कि ये जितना वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है, सारा का सारा ही वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है एक तरीके से, तो कोई नेट चार्ज यहाँ पर नहीं होगा। आप ये भी ले सकते हो एक गॉसियन सरफेस एक यहाँ पे क्रिएट करके भी एक तरीके से अपने जो भी दावे को मजबूत कर सकते हो, जो भी आप क्लेम कर रहे हो उसको थोड़ा और मजबूत किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे लिया, या किसी ने ऐसा किया कि एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया क्रॉस चेक करने के लिए, कहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया गया है, इसको मैं एस डैश का नाम देता हूँ। तो एस डैश की जो लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ पर है, तो एस डैश is just आउटसाइड द कैविटी, जस्ट आउटसाइड कैविटी मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। अगेन क्योंकि ये मटेरियल में ही है अभी भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा इसके लिए। तो वही सारी बातें वापस से रिपीट हो जाएंगी कि क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो। फाइनली मैंने लिख दिया जो कंक्लूजन है कि क्यू इनक्लोज जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सरफेस पे किसी भी तरीके का चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब ये तो क्या बताता है, नेट चार्ज बताता है। अब कुछ लोग इसमें काउंटर इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक दे सकते हैं कि ठीक है कि इट इज़ टेलिंग दैट कि नेट चार्ज ज़ीरो है, लेकिन वो नेट चार्ज ऐसे भी आ सकता है। लेट से मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आ गया, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ कुछ माइनस आ गया और यहाँ पे उतना ही प्लस आ गया जो अंदर वाली सरफेस है। तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अगर आ जाए तब भी वही बात हो जाएगी कि कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज है भी कुछ जगह पॉजिटिव कुछ जगह नेगेटिव, मिलाकर के सारा जीरो है सपोज यहाँ पर ये। तो उससे भी ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी। जो हमने ये कैलकुलेट किया कि क्यू इन जीरो होना चाहिए, ऐसा होकर के भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पर इसके लिए बोला कि ये जो सारा वॉल्यूम इंक्लोज कर रहा है उसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चार्ज अगर इस तरीके से आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्यू डैश और यहाँ पे माइनस क्यू डैश अगर आ जाता है, तो उससे ये भी सेटिस्फाई हो जाता है और ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर इसमें कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाती है कि कुछ माइनस आ जाए कुछ प्लस हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है उसका एक प्रूफ मैं यहाँ पर इसमें दे रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं कि वो प्रूफ यहाँ पे क्या है। और आगे से हम
यहाँ से ये सबक ले लेंगे कि इस तरीके से चार्ज नहीं आएगा। जो भी हम चार्ज बाहर से देंगे वो बाहर ही बाहर रह जाएगा, वो कहीं अंदर कहीं पर भी अपीयर नहीं होने वाला, कहीं जाने वाला नहीं है। अंदर किसी भी तरीके का चार्जेस अपीयर नहीं होने वाले हैं। कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है? तो उसके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव होने की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। और कैसे? जैसे अगर मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखूँ तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर होकर ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। द लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नो डाउट अबाउट इट। इस तरीके से परपेंडिकुलर होकर ये लाइन्स बाहर चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। अगर चार्जेस यहाँ पर भी रहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है बराबर चार्जेस हैं, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इसका मतलब सारी जो भी लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी वो जा कर के इस नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये प्लस सारा इस माइनस पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा इसमें। तो जब ये इस तरीके से, मान लीजिए मैं कोई एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से ले लेता हूँ, जस्ट एक आइडिया है कि लाइन इस तरीके से रहेगी। तो सपोज़ ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई और यहाँ कहीं जा कर के टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो वन ऑफ द लाइन्स जो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो क्या इस तरीके की लाइन्स एग्जिस्ट कर पाएंगी उसको देखते हैं। तो इस तरीके की लाइन्स एग्जिस्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और ऐसे ले जाके क्लोज कर देता हूँ, एक क्लोज कर बना देता हूँ। तो ये ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे कोई सरफेस नहीं बनाई, मैंने एक ऐसा कर बना लिया जो कि क्लोज्ड कर्व है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और बाकी तो ये मटेरियल में से गुजर रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। अब आपको कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हमने शायद पहले डिस्कस भी कर रखे होंगे प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे अगर एक चार्ज को लेकर के चलूँ तो उस चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो उस चार्ज को अगर मान लीजिए मैं क्यू बोल देता हूँ तो क्यू ई फोर्स हो गया और डॉट डी एल, और इसको पूरा इंटीग्रेट कर देता हूँ, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया, तो ये जीरो होना चाहिए और क्यू को आप हटा लो यहाँ से, तो ई डॉट डी एल जो इंटीग्रेशन है वो जीरो होना चाहिए अगर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, या कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो। लेकिन आप देखो कि ई डॉट डी एल का मतलब, जैसे यहाँ से यहाँ पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल का डॉट, फिर यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल का डॉट, यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल का डॉट। तो आप देखोगे कि अगर आप इसको फॉलो करते हो, चलते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और डी एल भी उसी डायरेक्शन में है। तो ये जो पार्ट है पूरा ब्लू वाला पार्ट, या ये जो पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट पे ई डॉट डी एल नॉन जीरो आएगा और पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप जिधर चल रहे उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई डॉट डी एल, छोटे छोटे डी एल वैक्टर आप लेते जाओ, छोटे छोटे लेंथ लेते जाओ और ई डॉट डी एल निकालते चले जाओ। और फिर जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस पूरे ब्लैक वाले रीजन के लिए जो कि मटेरियल के अंदर बना रखा है, वहाँ पे ई डॉट डी एल जीरो आ जाएगा। तो अगर आप पूरे पे कैलकुलेट करोगे तो ई डॉट डी एल यहाँ से यहाँ तक कुछ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ तक जीरो आएगा। तो पॉजिटिव प्लस जीरो इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पॉजिटिव होता और कहीं पे नेगेटिव होता, तब मैं बोल सकता था कि चलिए जीरो होने की संभावना है, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव ही है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, उसके बाद में हर जगह पे जीरो। तो डेफिनेटली वी कैन से कि ई डॉट डी एल जो है वो जीरो नहीं है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ई डॉट डी एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस रुके हुए हम ये सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसमें। तो देर इज़ नो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विच विल मेक ई डॉट डी एल इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड cavity is not possible here. तो what is the final conclusion, final verdict, final conclusion? फाइनली क्या ध्यान में रखना है वो ये कि अगर ये सिचुएशन है और अपने बाहर से अगर कोई चार्ज दिया है तो सिंपली आप ये बोलोगे कि सारा चार्ज आउटर सरफेस पर है, इसमें किसी तरीके का सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर जीरो होगा, ये मटेरियल यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्योंकि चार्ज है, लाइंस निकलेंगी यहाँ से। तो चार्ज है, लाइंस निकल करके बाहर चली जाएंगी। तो इसका मतलब है कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर रहेगी जिसको हमने प्रूफ कर दिया है।
सपोज़ अगेन एक कंडक्टर मैंने यहाँ पर लिया हुआ जिसमें अंदर कैविटी क्रिएट कर रखी है। सपोज़ ये न्यूट्रल है, कहीं से कोई बाहर से चार्ज नहीं दिया गया है, बस इस कैविटी में एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। सपोज़ दैट चार्ज इज़ प्लस क्यू। तो चार्ज कैसे रखा गया होगा, तो किसी धागे से या कैसे भी किसी मैकेनिज्म से बस चार्ज यहाँ पर इस कैविटी में, इस वैक्यूम के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है। ऑब्वियसली चार्ज मटेरियल का पार्ट तो है नहीं यहाँ पे, जस्ट ये अलग से एक पॉइंट चार्ज वगैरह कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और अब हमें देखना है कि इसके साथ में और क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, बाहर से हमने कोई चार्ज दिया नहीं। ओवरऑल ये जो भी है यहाँ पर ये कंडक्टर वो न्यूट्रल है, यानी कि जो मटेरियल है वो मटेरियल जो है वो न्यूट्रल है। इसमें कोई नेट चार्ज यहाँ पर हमने बाहर से प्रोवाइड नहीं कर रखा है। आगे जो भी होगा उसके लिए मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेसेस बनाता हूँ। तो सपोज एक गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाई। कहाँ बनाई गॉसियन सरफेस, तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो इस कैविटी के जस्ट बाहर बनाई गई है मटेरियल में। तो जस्ट आउटसाइड इन द मटेरियल में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है, इस सरफेस को नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज एस। तो फॉर सरफेस एस इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे जीरो है, तो इसका मतलब फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्यू इन क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे जीरो। तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पर रेड में दिख रहा है, जो रेड सरफेस यहाँ पर दिख रही है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो आ रहा है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक नेट चार्ज है यहाँ, तो प्लस क्यू है इसके अंदर। तो प्लस क्यू है, उसको बैलेंस करने वाला, इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए यहाँ पर जिससे कि नेट चार्ज जीरो आ जाए, क्योंकि तो गॉस लॉ अपने हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो प्लस क्यू है यहाँ पर, तो प्लस क्यू, तो इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज और एग्जिस्ट करना चाहिए माइनस क्यू टाइप का, जिससे कि नेट चार्ज अंदर का जीरो हो जाए। अब मुझे पता है कि वैक्यूम के अंदर तो कहीं से कोई चार्ज दूसरा आ नहीं सकता यहाँ पे, बस एक प्लस क्यू है जो हमने खुद से यहाँ पर एक तरीके से रखा हुआ है किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब जो दूसरा चार्ज होगा, तो ये सरफेस है यहाँ पर, इस सरफेस पे दूसरा चार्ज यहाँ पर आ सकता है, इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सरफेस है यहाँ पे, उस सरफेस पे कुछ चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया, और वो जो इंड्यूस चार्ज है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है यहाँ पे, माइनस क्यू के बराबर, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर पूरे सरफेस पे यहाँ पर ये। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी। कैविटी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ, ये तो हमें गॉस लॉ ने बता दिया कि माइनस क्यू के बराबर होगा, थोड़ा सा और आइडिया लेना चाहिए कि आया किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू ने क्या किया होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ होगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसने अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ, इधर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका ड्रिफ्ट स्टार्ट हो गया होगा अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द कैविटी। तो कैविटी की तरफ इनका ड्रिफ्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और वो चार्जेस जब यहाँ पर एक्यूमुलेट होते गए, तब तक एक्यूमुलेट हो गए, कब तक एक्यूमुलेट होते गए, जब तक कि माइनस क्यू के बराबर चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो गए। माइनस क्यू के बराबर चार्ज यहाँ पर नहीं हो गया तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट होते गए। तो माइनस क्यू हमें कहाँ से पता चला है, तो हमें पता चला है गॉस लॉ से कि माइनस क्यू के बराबर होगा यहाँ पर। उसका एक्सप्लेनेशन हम किस तरीके से दे रहे हैं कि आया किस तरीके से यहाँ पर ये, तो वी आर एक्सप्लेनिंग लाइक दिस कि प्लस क्यू के होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा होगा, उसके वजह से ये अट्रैक्ट होकर के इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे अंदर की तरफ यहाँ पर। और जब ये इधर की तरफ आए होंगे तो उससे यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो बॉडी है वो तो ओवरऑल न्यूट्रल है, अगर उसके एक हिस्से पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्लस क्यू भी फिर एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए, प्लस क्यू आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आए हैं। तो ये जो रीज़न बाहर का रीज़न दिख रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, और जितनी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक्सेस है उतनी यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी। और अब वो जो ई प्लस चार्ज है, तो सॉरी ये माइनस क्यू चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ होगा इलेक्ट्रॉन की इधर आने की वजह से, अब वो कहाँ पर इंड्यूस हुआ होगा, क्या वो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, क्या वो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, क्या वो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है। तो अगेन हम इस बात को पकड़ करके रखें कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मटेरियल में किसी भी तरीके के नेट चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। कैसे मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, तो कंडक्टिंग मटेरियल में किसी भी तरीके के नेट चार्ज का एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो माइनस क्यू है यहाँ पर उसका कंपनसेटिंग चार्ज, क्योंकि ओवरऑल तो ये पूरा मटेरियल न्यूट्रल है, तो प्लस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे आया होगा, इसको अप्रूव कर सकते हो आप। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इस तरीके की ले लो,
तो जो भी आप ये गॉसियन सरफेस लोगे, आप ये बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल में कोई नेट चार्ज नहीं होगा, अंदर चार्ज इसका जीरो दिख रहा है मेरे को, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो जो भी चार्ज यहाँ पर होगा बाकी का वो सरफेस पे ही आएगा। तो सरफेस पे कितना चार्ज यहाँ पर हो जाना चाहिए, प्लस क्यू के इक्वल। ये हमने चार्ज कंजर्वेशन से बोल दिया, क्योंकि हमें पता था ये जो बॉडी है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। बॉडी को चार्ज कब बोला जाता है कि बॉडी चार्ज हो गई है, तो जब उससे इलेक्ट्रॉन या तो कम्प्लीटली बाहर निकाल लिए जाए, यानी बॉडी से सेपरेट हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कहीं से उस बॉडी में आ जाए, तब हम बोलते हैं कि बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस है वो ख़राब हो गया और बॉडी में नेट चार्ज आ गया। तो बॉडी के चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चला जाना या फिर इलेक्ट्रॉन का कहीं से आ जाना। तो ऐसा तो कहीं से हुआ नहीं है, तो इसके अंदर ही बस इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर उठ के चले गए, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ओवरऑल ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग बॉडी पूरी तरीके से अभी भी न्यूट्रल है, बस इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर इधर से उधर हुए हैं। किसके वजह से हुए हैं, किसके इफेक्ट की वजह से हुए हैं, तो इस प्लस क्यू के इफेक्ट की वजह से हुए हैं। इसीलिए इनको इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं कि जो चार्जेस हैं वो इसके इफेक्ट की वजह से इंड्यूस हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर ये प्लस क्यू। नेक्स्ट केस यहाँ पे लेते हैं, तो अब थोड़ा बस जनरल करते जा रहे हैं इसको। सपोज कंडक्टिंग बॉडी, अंदर कैविटी, ये कैविटी के अंदर चार्ज यहाँ पे और बाहर से भी मैं कुछ चार्ज को दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये देखना है कि किस किस तरीके से चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो प्लस क्यू है, अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस लोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक माइनस क्यू का एक्यूमुलेशन हो जाना चाहिए। माइनस क्यू आया कहाँ से, तो अंदर ही अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर चल पड़े होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इधर चल पड़े हैं यहाँ पर इसमें, उसके वजह से यहाँ पर ये हुआ है। हम माइनस क्यू का क्लेम क्यों कर रहे हैं, तो माइनस क्यू का क्लेम बस किस लिए कर पा रहे हैं, हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। गॉस लॉ अप्लाई करके कुछ इस तरीके का आ जा रहा है, जिससे हम बोल रहे हैं कि जो भी हम गॉसियन सरफेस इस तरीके के लेंगे उसके अंदर का नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो होना चाहिए तो फिर माइनस क्यू रहेगा कहाँ पे, तो वो इस सरफेस पे ही हो सकता है, वो वैक्यूम में जा कर के नहीं अपने आप को रख पाएगा, वैक्यूम में नहीं जा सकता, वो यहाँ पे सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता, तो सरफेस पे रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, तो इसके इधर आने की वजह से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। और कितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, जितना यहाँ माइनस हुआ है, तो इतना तो पहले से था और फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर क्यू, तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, और ये चार्ज पूरे आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल क्यू जो हमने बाहर से दिया और क्यू यहाँ पर इंड्यूस होने की वजह से इसमें यहाँ पर आया, सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो रहेगा, इसमें भी मटेरियल में जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्योंकि इसके अंदर चार्जेस हैं और प्लस से लाइंस निकलेंगे और इस माइनस पर टर्मिनेट हो जाएंगे। आप देख लो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है, तो जितनी लाइंस निकलेंगी उनके टर्मिनेट करवाने के लिए उसके बराबरी का नेगेटिव चार्ज हमारे पास में प्रेजेंट है। बस जब भी हम इन लाइंस को दिखाएं तो लाइंस इस तरीके की होनी चाहिए कि सरफेस के परपेंडिकुलर हम जरूर दिखाएं, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है और कंडक्टिंग सरफेस पे लाइन परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए, ये मजबूरी है इसकी। ठीक है, कुछ इस तरीके की लाइन से यहाँ रहेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं है अब की बार, और बाहर अब आप देखो तो उसी तरीके से लाइन्स यहाँ से निकलेंगे और इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज़ पे कोई कमेंट नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, वो हमारा फ्यूचर का सब्जेक्ट है एक तरीके से। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा बस हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर चार्जेस दिख रहे हैं हमें, तो चार्जेस से लाइन्स या तो ऑरिजिनेट होनी चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ टर्मिनेट होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फिर वही बात हम यहाँ के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन्स जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस तरीके से टर्मिनेट होनी चाहिए, प्लस से माइनस की तरफ जानी चाहिए, और यहाँ पर जो लाइंस निकलेंगे वो इन्फिनिटी पे जाकर के टर्मिनेट होंगे इसमें। गॉस लॉ का यूज़ करके वी कैन ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्सेज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गॉस लॉ से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो जो गॉस लॉ होता है दैट इज़ फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता हो व्हाट इज़ क्यू इनक्लोज्ड, और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मैं इस इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर पाऊँ तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल हमको ढंग से पता होना चाहिए।
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आने वाला है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में आइडिया नहीं लग रहा है तब आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। जब तक आप इसे डॉट फ्री नहीं बनाओगे, ई डी एस कॉस थीटा लिख करके आप ई को अलग नहीं कर पाओगे डॉट से, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाना यहाँ से बहुत ही मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर सिचुएशंस में, या फिर कह लीजिए बहुत ही सिमेट्रिकल सिचुएशन में वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड इन हाईली सिमेट्रिकल सिचुएशंस। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये जो गॉस लॉ है वो हमारी हेल्प कर ही पाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये सिर्फ सिमेट्रिक सिचुएशन में हमारी हेल्प कर सकता है, और जब ये हेल्प करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस बहुत ही कम हो जाती हैं एंड वी कैन ईजिली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। लेकिन वो तभी है जब सिचुएशंस बहुत ही सिमेट्रिक हों। अब क्या मतलब है सिमेट्रिक सिचुएशंस का और क्यों ज़रूरी हैं, तो आगे आने वाले समय में जिस यहाँ पे देखते जाएंगे इसको। जो सिमेट्रीज़ यहाँ पर जनरलीज होती हैं, उन सिमेट्रीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा लिस्ट कर देता हूँ किस किस तरीके की सिमेट्रीज़ होती हैं। उन सिमेट्रीज़ को हमने कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे एक सिमेट्री होती है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। और स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब सीधा सीधा ये है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो किसी गॉसन सरफेस पे अप्लाई करोगे, उस गॉसन सरफेस का शेप कैसा हो, तो अगर स्फेरिकल सिमेट्री बन रही है तो स्फेरिकल शेप होना चाहिए, अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन रही है तो गॉसन सरफेस सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से गॉसन सरफेस के शेप को बता रहा है कि गॉसन सरफेस का शेप है वो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल सिमेट्री जनरली कब होती है, तो अगर हमें पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, अगर हमें यहाँ पर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और इस तरीके के जो भी यहाँ पर होंगे उसमें हम स्फेरिकल सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री का यूज़ करने का मतलब है कि जो गॉसन सरफेस होगी वो गॉसन सरफेस यहाँ पर वी कैन टेक एज स्फेयर्स। और इसके बाद में अगला नंबर में यहाँ पर ले रहा हूँ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब जो गॉसन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल होगी। जनरली किस केसेस में ऐसा होगा, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज यानी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट सिलेंडर्स, ठीक है, इनके लिए जनरली हमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। प्लेन सिमेट्री, तो इनफाइनाइट प्लेन चार्ज। तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह कैलकुलेशंस करनी है और उनमें हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आइडिया लगता जाएगा कि ये सिमेट्रीज कैसे अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट चार्ज के लिए, जो हम ऑलरेडी हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जानते भी हैं। एक बार जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सपोज एक ये पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से मुझे किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर ली है। मान लीजिए यहाँ कहीं करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे करके, कुछ सिमेट्री का यूज़ करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो सपोज़ ये पॉइंट है, अब कोई बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे होगा, तो इस डायरेक्शन में क्यों होगा, हमारे पास में क्या लॉजिक है कि हम बोले कि उधर वाली डायरेक्शन प्रीफर्ड है यहाँ पर इसमें। या फिर कोई बोल सकता है कि फिर तो इसमें क्या दिक्कत है, फिर अगर उधर हो सकता है तो फिर इधर क्यों नहीं हो सकता फिर यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्शन भी वैसा ही है और ये भी कुछ वैसे डायरेक्शन है। फिर उसके बाद में अगर हम बोले कि इस तरीके का डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है इसमें ना तो हम इधर इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं ना हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिल्कुल दोनों के बीच की बात हो रही है। फिर कोई बोल सकता है ठीक है इस तरीके से परपेंडिकुलर, एक तो ये तो हो गया रेडियल डायरेक्शन, और कोई हो सकता है बोले कि इस तरीके से इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो टेंजेंशियल को आप यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हो कि अगर हर जगह ऐसे ऐसे टेंजेंशियल होता जाएगा तो ई डॉट डी एल वगैरह फिर कभी जीरो नहीं हो पाएगा यहाँ पर इसमें, क्योंकि हर जगह ऐसे 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 टेंजेंशियल होता चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये तो पूरे भी घूमेंगे तो ई डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन वो जीरो नहीं आएगा। तो जो भी हमारा यहाँ पर इंट्यूशन है उस इंट्यूशन का यूज़ करके
हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले डिसाइड करेंगे, और यहाँ पर एक तरीके से हमने डिसाइड कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पर भी रेडियल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पर भी रेडियल हो जाएगा। तो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड तरीके के डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इसमें, यह हमने डिसाइड कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक गॉसन सरफेस क्रिएट कर लो। तो जो रेडियल इस तरीके के यहाँ पे जो फील्ड्स आ रहे हैं उसके लिए जो सुटेबल डायरेक्शन है, और ये जो रेडियल है वो 3 डायमेंशनली रेडियल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्लेन के अंदर रेडियल है। तो उसके लिए जो सुटेबल गॉसन सरफेस होती है वो है स्फेरिकल गॉसन सरफेस। तो जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, मैंने उतनी रेडियस का यहाँ पर एक गॉसन सरफेस क्रिएट कर लिया है। सपोज r डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना था तो मैंने r रेडियस का एक गॉसन सरफेस, स्फेरिकल गॉसन सरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। दिस इज स्फेरिकल गॉसन सरफेस। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया कि आप डिसाइड करो कि आपको कौन से गॉसन सरफेस लेनी है। तो अब इसके हर एक पॉइंट पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से रेडियल आप दिखा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी हर जगह इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस के मामले में ये भी उतने डिस्टेंस पर है, ये भी उतने डिस्टेंस पर है, ये भी उतने डिस्टेंस पर। इस स्फीयर का हर एक पॉइंट बिल्कुल एक जैसा ही है, बस हर जगह डायरेक्शन भले ही रेडियल के हिसाब से बदलता जा रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बोले तो हमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिल पाएगा कि हम ये बोलें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ पे E1 होगा, यहाँ E2 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पर इक्वल होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री। जो बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास में वो है सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह इक्वल है, डायरेक्शन वाइज रेडियल है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो उसमें LHS और RHS, ठीक है, दोनों होंगे इसके अंदर। दोनों जगह कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप जैसे जैसे इसमें जो पैचेस लेते हो, यहाँ पर छोटे छोटे जो एरियाज़ लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इसी डायरेक्शन मिलता है। जो एरिया वेक्टर DS वेक्टर है वो भी आपको इसी डायरेक्शन मिलेगा, हर जगह ऐसा ही होगा। एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू विल नोटिस दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर क्योंकि नॉर्मल आउटवर्ड होता ही है तो वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो हर जगह इनके बीच का जो एंगल है आप देखोगे 0 मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके के जितने EDS आप ऐड करते चले जाओगे, सभी में यहाँ पर हर जगह पे डॉट पर आप हटा सकते हो। और डॉट हटाने के बाद में तो अब ये बचा ही क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स। तो इससे प्रीवियस स्टेप में दोनों वेक्टर्स थे, और वेक्टर वाइज जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह कांस्टेंट है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अ वेरी बिग स्टेप। अगर आप गॉस लॉ का यूज़ करना चाहते हो और गॉस लॉ का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप टू फाइंड दिस, कि यहाँ से आप डॉट को हटा पाओ। और डॉट को हम सक्सेसफुल यहाँ से हटा पा रहे हैं, सारे हमने आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक अपने दे दिए हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड बीइंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो यू कैन टेक इट आउट, और सिर्फ अंदर DS बच जाएगा यहाँ पर इसमें। और DS इस तरीके के जो भी सरफेसेस पे पैच आप लेते जा रहे हो उन सभी पैचेस का एरिया है, और ये सारा एरिया मिला करके इसका सरफेस एरिया हो जाएगा विच इज़ R रेडियस का स्फेयर, तो 4πr² हो जाएगा। तो LHS के जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गई हमारे लिए, E × 4πr²। नाउ वी कंप्लीट RHS। तो RHS में आप देखोगे कि आपने ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ बनाई है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है और वो है ये Q। तो बस जो Q इनक्लोज्ड है वो Q के बराबर है, दिस इज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे लिए रेडी हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4πε0 × R², जो कि हम पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कैलकुलेशन हमने स्टार्ट करी थी उसमें सबसे पहले हमने इसी को कैलकुलेट किया था, और इसी पे हमने धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप किए थे डिफरेंट सोर्सेज के लिए। यहाँ पर भी मैंने कुछ वैसा ही किया है। सबसे पहले मैंने पॉइंट चार्ज का ही कैलकुलेट किया, लेकिन अब यहाँ पर उसके ज़रूर शायद हमें उस तरीके से नहीं पड़ेगी जैसे पहले पड़ी थी। लेकिन जस्ट मैंने मेथड को इलस्ट्रेट कर दिया कि गॉस लॉ हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने स्फेरिकल सिमेट्री का यूज़ किया है। आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेने चाहिए, क्योंकि यही स्टेप्स बहुत बार अब रिपीट होने हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस लो। अब कोई मान लीजिए कि अगर
इस तरह की गॉसियन सरफेस ले लें, मान लीजिए कोई क्यूबॉइड या क्यूबिकल कैसी भी गॉसियन सरफेस आपने ले ली, ठीक है, लेट से आपने कोई भी इसके सेंटर पे रख दिया भले ही, लेकिन आप इसके लिए भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज वैलिड कि चार्ज क्यू है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई डॉट डी एस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डी एस वेक्टर तो ये है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डी एस वेक्टर तो ये है। हर जगह पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उठ पटांग तरीके से चेंज होती चली जाएंगी, ई और डी एस के बीच का एंगल चेंज होता चला जाएगा, और आप हर जगह पे उसको ई भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस थोड़ा कम दिख रहा है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो भले ही ये एक्सप्रेशन वैलिड है, और ये जो ई डॉट डी एस है, जितने भी ई डॉट डी एस हर एक पॉइंट पे आ रहे हैं, सबका समीशन यही आना ही है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट फ्री नहीं कर पा रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट नहीं हटा पा रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट नहीं हटा पा रहे हो तो आपके लिए ये सरफेस यूजलेस है। तो ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ वैलिड नहीं है, इसके लिए गॉस लॉ इज़ वैलिड, लेकिन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग नहीं कर पाएंगे इस तरीके से जैसे यहाँ पे कर पा रहे थे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो भी वेरी कर रहा है, और एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन जिसमें डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, इसको परफॉर्म करना एक तरीके से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर इसमें, कि ई डॉट डी एस आप कैलकुलेट कर पाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट हो पाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, तो किसी भी काम की ये सरफेस हमारे लिए यहाँ पर नहीं है।